हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की बीए पार्ट थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसके अर्थ और प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध से तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उससे तात्पर्य क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या है। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आजकल जो जानकारी हमको मिलती है वो समाचारों में मिलती है, दूरदर्शन की न्यूज़ों में हमको प्राप्त हो जाती है, लेकिन केवल वही न्यूज़ जो हमको मिल रही है वही अंतिम न्यूज़ नहीं होती है। उससे पहले क्या हो रहा है, उसका किस देश पर या किस देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी महत्वपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, ध्यान दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका महत्व किस आधार पर होता है, इसको आप समझिए। तो देखिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो आधार है वो किस आधार पर चलता है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार किस आधार पर होता है, इसको हमको समझना होगा कि कोई राष्ट्र पारस्परिक सहयोग क्यों करते हैं, युद्ध क्यों करते हैं, कोई राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है, हर कोई राष्ट्र पारस्परिक युद्ध करते हुए भी शांति की दुहाई देते हैं तो क्यों देते हैं। आज जैसे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है, राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं पहले बन चुकी थी, उनके आदेशों में क्यों उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया के संबंध में विश्व बढ़ रहा है तो ये प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना पर जोर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ये सारे का सारा जो आधार है, ये जो आधार है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक आधार बिंदु साबित होता है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कि युद्ध क्यों होता है, शांति क्यों चाहते हैं, शक्तिशाली क्यों होता है, एक दूसरे के साथ व्यापार करने में क्या समस्या आती है, व्यापार करते समय कौन सी परेशानियों से किस प्रकार वो बचते हैं, किस प्रकार का माहौल उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हमको बिंदु समझना है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है। क्योंकि जब कोई विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका महत्व हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर महत्व नहीं है या महत्व हमको पता नहीं है तो वह विषय हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है उसके महत्व को हम समझते हैं। महत्व कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो वो है विश्व जो संबंध है, पारस्परिक जो संबंध है उनके तत्वों का परिचय होना। परिचय, ध्यान दीजिए, ये पहला विषय, पहला महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो विश्व के आपस में पारस्परिक संबंध है किस देश का साथ, जैसे वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं, जैसे भारत और चीन में किस प्रकार का विवाद चल रहा है, चीन और पाकिस्तान में क्या संबंध है, भारत और रूस में क्या संबंध है, भारत अमेरिका में क्या संबंध है, ताइवान भारत के बीच में क्या विचारधारा है, भारत और जापान के बीच में क्या विचारधारा है। तो ये विश्व के जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही निर्भर करते हैं। ध्यान दीजिए, आज भारत में और चीन में थोड़ी सी पारस्परिक खटास चल रही है। आज अमेरिका कह रहा है, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा हुआ, अमेरिका कह रहा है कि भारत को हमारी आवश्यकता है। आज अमेरिका ये बात कह रहा है, जो भारत और पाकिस्तान के समय में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, जो है वह रूस
1971 में सीधा भारत के साथ समझौता करता है और पारस्परिक सुरक्षा का वादा करता है। तो ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये सारा का सारा ज्ञान हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि विश्व के जो संबंध है उनके तत्वों का परिचय हमको प्राप्त होता है कि किस तत्व पर ये विचारधारा चलती है, और सारा जो आधार निकल कर आता है तो वो पारस्परिक लाभ, स्वार्थ, किसी भी रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन इसका पता हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन करने के बाद ही चलता है। जो दूसरा महत्व है इसका, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय का समाधान खोजना। ध्यान दीजिए, जो दूसरा बिंदु है वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। ये जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें उन समस्याओं का पता नहीं चलेगा, और जब समस्याओं का पता चलेगा तभी हम उनका समाधान ढूंढ पाएंगे। इसलिए राजनीति विज्ञान में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए, उन समस्याओं को समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उसका महत्व यह साबित होता है कि हम उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उनका समाधान भी इसी अध्ययन से साबित होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की, और तीसरा है कि विश्व में आज सबसे जो आवश्यक चीज है वो है विश्व की शांति। आज विश्व में सबसे जो आवश्यक चीज है वो क्या है, विश्व की में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता है। पर वो शांतिपूर्ण अस्तित्व की आवश्यकता कब सिद्ध होगी, कब स्पष्ट होगी, या कब हमको सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी, वो जब होगी जब हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ज्ञान होगा। तो तीसरा जो बिंदु क्या है, तीसरा महत्व क्या है, शांति की स्थापना। तीसरा जो बिंदु क्या है, शांति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब तक हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम विश्व में शांति स्थापित नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, तो तराजू को जो हम तोलते हैं, तराजू में जब हम वस्तु को तोलते हैं, अगर उसके एक पलड़े में हमने भार रख दिया और दूसरे पलड़े में हमने कुछ भी नहीं रखा, तो वो तराजू असंतुलित हो जाएगी। और यही स्थिति आज विश्व में है। आज यही स्थिति विश्व में है कि जब तक हमें दोनों पक्षों का ज्ञान नहीं होगा, दोनों पक्षों की शक्ति और कमजोरी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक विश्व में शांति की स्थापना नहीं होगी। ध्यान दीजिए, जब तक जापान के पास परमाणु हथियार नहीं थे तो अमेरिका ने उसका प्रयोग तुरंत कर दिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ के विघटन तक अमेरिका के पास 45 से 1945 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो परमाणु उनका बम था उससे कहीं गुना ज्यादा बम और कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली बम है, और उससे भी विकट परिस्थितियां तक उत्पन्न हो गई थी। जब सोवियत संघ ने अमेरिका के विमान को उड़ा दिया था अपने मिसाइल से, तब युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन परमाणु युद्ध उस समय नहीं हुआ था। लेकिन यदि संयोग उस समय उन दोनों देशों में से कोई भी एक देश परमाणु संपन्न नहीं होता तो उस समय बिल्कुल युद्ध होता और निश्चित रूप से होता। लेकिन दोनों जब परमाणु संपन्न युद्ध देश थे तो उसमें युद्ध नहीं हुआ, तनातनी अवश्य हुई, हमला हुआ, नाराजगी हुई, विचारधारा की में नाराजगी पेश की गई, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। आज भी स्थिति यही है। भारत और चीन दोनों बराबर शक्ति संपन्न देश है। आज अगर भारत थोड़ा सा भी कमजोर होता तो शायद भारत पर चीन हमला कर देता, लेकिन आज दोनों देश बराबर हैं, तो वो युद्ध एक झड़प में रह जाता है
और झड़प बनकर ही रह जाता है। इसलिए विश्व में किस प्रकार शांति होगी, किस प्रकार शक्ति संपन्न दोनों बनेंगे, तो दोनों की एक की क्या ताकत है, दूसरे की क्या कमजोरी है, दोनों को जानकारी होगी। वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जानकारी प्राप्त होती है, तभी जाके वो शांति की स्थापना होती है। तो ये शांति की स्थापना का जो आधार है वो भी अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का होना आवश्यक है। अगला हमारा जो विषय है वो है विश्व सरकार, जो चौथा बिंदु है। चूंकि आज विश्व सरकार की समस्याओं को तलाशना। ध्यान दीजिए, आज जो हमारा विज्ञान है उस विज्ञान ने संपूर्ण विश्व को एक कॉलोनी या मोहल्ला बना दिया है। एक जमाना ऐसा था कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती थी। इतिहास में पढ़ते हैं 10, 20, 50 किलोमीटर चलने में बहुत समस्या आया करती थी। अकबर हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकबर ने एक बार 900, 680 किलोमीटर का जो सफ़र था चंद दिनों में पूरा करके उस तत्कालीन समय में एक तत्कालीन राजा को आश्चर्यचकित कर दिया था, और उस समय तीव्रगामी अकबर के रूप में वो जाना गया। लेकिन आज 600, 800, 1000 किलोमीटर कुछ ही देर का सफ़र रह गया है। संपूर्ण विश्व एक छोटा सा गांव बन चुका है। आज विश्व के कई देशों में पारस्परिक रूप से कई बार जाया आ जा सकता है। आज भारत से अमेरिका, रूस, फ्रांस बड़ी आसानी से दिन में जाकर वापस भी आ सकते हैं। तो आज सारा विश्व एक छोटा गांव बन चुका है। तो आज आवश्यकता है विश्व सरकार की। एक समय ऐसा था कि छोटे छोटे जिलों, हमारे भारत देश को देखिए, छोटे छोटे जिलों में कि जो राजा थे वो बड़े अपने विशाल राज्य माना करते थे। राज्य को छोड़िए, आज भारत बड़ा विशाल है, लेकिन आज स्थिति ये उससे भी ज़्यादा हो गई है। आज संपूर्ण विश्व एक रूप में हो रहा है, विश्व एकजुट हो रहा है। और वो किस प्रकार होगा, वो किस प्रकार होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ज्ञान के आधार पर ही होगा। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। तभी विश्व के पारस्परिक देश एक सामूहिक रूप से सरकारों की स्थापना में तैयार होंगे। अगला पद का जो बिंदु है विदेश नीतियों का ज्ञान। विदेश नीतियों का ज्ञान। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है जब तक उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम विदेश नीतियों का ज्ञान नहीं कर सकते। भारत की नीति पाकिस्तान के प्रति क्या है, चीन के प्रति क्या है, पाकिस्तान की भारत के प्रति क्या है, अमेरिका की विश्व के अन्य देशों के प्रति राजनीति क्या है। तो ये जो विश्व की जो नीतियाँ हैं, जो धारणाएं हैं, वो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन से ही प्राप्त होगी, और तभी इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की महत्व है कि विश्व के संबंधों को, तत्वों का परिचय होना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढना, खोजना, शांति की स्थापना में सहयोग करना है, विश्व सरकार की संभावनाओं को तलाशना है, विदेश नीतियों का ज्ञान होना। तो ये सारा का सारा आधार किस पर चलता है? ये चलता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। अब चूंकि हम संक्षिप्त रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ज्ञान की महत्व इतना ही आवश्यक है। आगे हम अब देखते हैं, चूंकि अब हमने देख लिया है, अब आगे का जो अपन का विषय है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय। ध्यान दीजिए, यह तात्पर्य। हमने जब महत्व को देख लिया है, अब आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तात्पर्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो जेरेमी बेंथम ने किया था। पाश्चात्य विचारक हुए, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो शब्द दिया है, अंतर्राष्ट्रीय को व्यक्त किया है, वो करने वाले हैं जेरेमी बेंथम।
इनके बाद ये सबको सभी सरकार मानने लगी, परिभाषित किए जाने लगे कि भाई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, विश्व के जो आपस में देश बात करते हैं, एक तो संबंध रखते हैं, वो क्या है। तो उनके बाद ही इस विषय पर व्याख्या होने चली। हालांकि ये नहीं है कि इनसे पहले इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, ये करते नहीं थे, इससे पहले भी चर्चा चल रही थी और बहुत सारे तरीके अलग थे, विचारधारा अलग थी, शब्द अलग थे, लेकिन एक सामरिक रूप में ये कह सकते हैं हम, एक शाब्दिक रूप में जो पेश करने का जो तरीका था वो इनके शब्दों से ही प्रारंभ होता है। अब चूंकि अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तात्पर्य क्या है, तो ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, उन कारकों तथा कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व के विभिन्न भागों में बांटने वाली मौलिक इकाइयों से तात्पर्य क्या है, राज्यों से, कि बाहरी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, ये परिभाषा है, एक परिभाषा के रूप में ये फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का एक छोटा सा बिंदु है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा क्रियाकलापों का वर्णन करता है। ये तीन शब्द आते हैं, तत्व, कारक और क्रियाकलाप। ध्यान दीजिए, तीन तत्व, कारक और क्रियाकलाप, ये तीन बिंदु आते हैं, हाँ। तो ध्यान दीजिए, तत्व, कारक और क्रियाकलाप। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों तथा क्रियाकलापों या कार्यकलापों का वर्णन करता है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व के विभिन्न भागों में बांटने वाली जो इकाइयां हैं, इकाई से यह तात्पर्य राज्य से लिया गया है कि राज्य की बाहरी नीति पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए तत्व क्या है, जैसे वर्तमान में सीमा विवाद है, सीमा से संबंधित है, राजनीतिक संबंध है, क्षेत्रीयता है, व्यापार है, इन सभी के कारण भाई कोई देश किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, कौन किसको निर्यात कर रहा है, कौन किससे आयात कर रहा है, कौन किसको लाभ देता है, किस प्रकार से इसका वर्णन करता है, तो इन सभी पर निर्भर होकर जो बाहर की क्रियाकलाप चलती है। आज माना कि पाकिस्तान विदेश में जाके ये कह देगा कश्मीर में हम ये करेंगे, वो करेंगे, कश्मीर में ये निर्माण किया जाएगा, पुल का निर्माण किया जाएगा, तो चूंकि भारत कश्मीर करेगा तो भारत उसका विरोध करेगा। अब बेशक करे या नहीं करे, अब हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र है, भारतीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में अगर चीन निर्माण करे या भारत ने सड़कों का निर्माण किया तो उसका विरोध चीन ने किया। तो ये जो आंतरिक बाहरी जो क्रियाकलाप करते हैं और उसका दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा उस पर क्या विचार विमर्श करता है, बस यही विदेश नीति के अंतर्गत आता है। अब चूंकि इस संबंध में J.W. वर्टन ने भी लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो ये उन्होंने परिभाषा दी है। वर्टन ने भी इस संबंध में लिखा है और वो क्या लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो उसका सैद्धांतिक विवेचन करना है। यह आवश्यक नहीं कि विशेष समस्याओं से संबंधित हो और न ही उनका संबंध किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो, जैसे शांति या विश्व सरकार की खोज, बल्कि इसका संबंध है भिन्न भिन्न राज्य किस प्रकार निर्णय लेते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। अब चूंकि हम देखते हैं कि विश्व में एक देश क्या कर रहा है और उस पर दूसरे देश का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही अंतर्राष्ट्रीय। जैसे पाकिस्तान की राजनीति के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति भारत के खिलाफ शुरू होती है, पाकिस्तान की विदेश नीति भारत से प्रारंभ होती है और भारत पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी जो नीति है, यानी जहां पर हमारा आधार जमा हुआ होता है, बस वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। तो यानी दूसरे के साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए
उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, किसके साथ समझौता करते हैं, किसके साथ हम मित्रता का, किसके साथ व्यापारिक उद्देश्य पूर्ण समझौता करते हैं, बस यही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। सबसे छोटा सा उदाहरण, जैसे उदाहरण वर्तमान को हम चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो वर्तमान परिदृश्य है, और वर्तमान परिदृश्य में हमारे जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, आज पाकिस्तान की पूर्ण मित्रता, निर्भरता व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या सामूहिक दृष्टि से वो चीन पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान मानता है कि भारत से युद्ध में या भारत से उसके टकराव में केवल चीन ही ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता है। तो पूरी इसकी राजनीतिक आधार कौन हो गया? चीन हो गया। तो इस प्रकार दूसरे देशों के साथ जो हम आर्थिक सामाजिक या फिर आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो हम समझौता जोड़ते हैं, वही राजनीतिक संबंध का आधार होता है। ध्यान दीजिए, वही राजनीतिक संबंध का आधार होता है। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण हम लेते हैं विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध होने का कारण वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का व्यवहार रहा। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो एक बार जब युद्ध हो जाता है, शांति समझौता हो जाता है, समझौता होने के बाद उसी समझौते के कारण या उसके कुछ दिनों बाद दोबारा युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसका कारण क्या बनता है कि पहले समझौते में कोई न कोई कमी रह गई है, या पहला किसी एक ने मजबूरी बस किया है, और वो मजबूरी में जब तक कमजोर था, असक्षम था, तब तक वो चुप रहा। सक्षम होते ही अपना वास्तविक स्वरूप उसने दिखाना प्रारंभ कर दिया। जैसे अगर द्वितीय विश्व युद्ध की देखते हैं तो उस द्वितीय विश्व युद्ध क्यों होता है? क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो वर्साय की संधि हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा कठोर शर्तों को लगा दी गई थी। उन कठोर शर्तों के कारण, चूंकि वर्साय की जो संधि थी, जर्मनी के विनाश, जर्मनी उसमें पराजित हुआ था, जब उससे पराजित हो गया था, तो अब हम देखते हैं कि जो कृषि भूमि है, कोयला है, कारखाने हैं, इन सभी पर जो विजेता राष्ट्र थे, ब्रिटेन जैसे देश थे, उन्होंने आधिपत्य जमा लिया है, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब आप वो देखेंगे कि ये युद्ध का कारण है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मूल जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, कि पहली संधि कमजोर हुई थी, पहली संधि में भेदभावपूर्ण निर्णय लिया गया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का होना आवश्यक हो गया था। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि दूसरा कारण क्या रहता है, तो दूसरे में क्या है कि सार्वजनिक सुरक्षा का अभाव हो गया था। कि सार्वजनिक सुरक्षा के अभाव से तात्पर्य क्या है कि जो कई देश संपन्न देश होते हैं वो कमजोर पर हावी हो जाते हैं। अगर दोनों प्रकार के देश, दोनों संपन्न और दोनों कम रहते हैं, या फिर दोनों ही कमजोर रहते हैं, तो युद्ध नहीं होगा। उनमें एक संपन्न ज्यादा हो जाएगा, एक कमजोर ज्यादा हो जाएगा, तो कमजोर पर सक्षम अत्याचार करने का कार्य करेगा। और आज भी दुनिया का दस्तूर भी यही है कि न किसी के ऊपर कोई अत्याचार करता है, न कोई जाति, न वर्ग, न देश, न राष्ट्र, बल्कि संपन्न होता है वो कमजोर का शोषण सदैव करता है और सदैव करता रहेगा। ये वास्तविकता है, चाहे कोई इसको स्वीकार करे या न करे। तो देखिए कि जो सामरिक रूप से या सामूहिक रूप से सुरक्षा घट जाती है, एक देश दूसरे देश पर हावी हो जाने लग जाता है, शक्ति संतुलन का अभाव बढ़ जाता है, तो वो युद्ध का कारण बनता है, और वही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, वही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। फिर एक और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, वो है निशस्त्रीकरण का जो प्रयास था वो असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे देशों ने तत्कालीन समय में युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को बंद करने के लिए निशस्त्रीकरण का आयोजन किया, निशस्त्रीकरण करने की तैयारी की थी, लेकिन वो जो प्रयोग था, वो जो उनकी योजना थी, भूमिका थी, वो असफल रही, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो आज भी वही स्थिति हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध की भविष्यता देखी, उसके बाद भी आज भी हमारे आधुनिक युग के राजनेताओं ने, विश्व के जो राजनीति है उसमें निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन फिर भी आज भी हथियारों का निर्माण हो रहा है और उत्तरोत्तर क्रमबद्ध और उन्नत हथियार बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, कारण बनते हैं
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनते हैं। आज हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान भारत की क्षमता से अधिक हथियार बनाने की चेष्टा करता है, संपन्न बनने की चेष्टा करता है। तो भारत को मजबूरी बस, भारत जैसे देश को मजबूरी बस उन हथियारों को जुटाना पड़ता है जो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होते हैं। अब चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होती है तो चाहते हैं ना चाहते हुए उस देश से समझौता करना पड़ता है जो उस हथियारों को रखता है, उपलब्ध करवाता है या जिसके माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राफेल विमान है, फ्रांस से आए हैं तो हमें फ्रांस से समझौता रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के मुकाबले जो विमान थे उन विमानों को मुकाबला रखने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता पड़ने के लिए हमें स्वतः ही फ्रांस के साथ समझौता करना पड़ा। हमें अमेरिका से अगर अस्त्र शस्त्र खरीदने हैं तो हमें अमेरिका से समझौता करना पड़ेगा। तो ये क्या है? आधार बनते हैं। इसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आधार चलता है। आगे हम, ये तो केवल भूमिका की परिचय था हल्का सा, आगे जो हम आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय अगले वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।